हेलो कोडर्स, दिस इज आयुष साहू एंड वेलकम टू वर्चुअल कोड। जैसा कि हम पिछली वीडियो में अपने पार्ट वन को सी ट्यूटोरियल जो हमने सीरीज चालू की थी उसका पार्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं, वो सब हम उस वीडियो में सीख चुके हैं। अब हमारी वीडियो का पार्ट टू है। अब हमारी जो सी ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट टू है, जिसमें हम सीखेंगे इंस्ट्रक्शंस एंड ऑपरेटर्स। अब ये इंस्ट्रक्शंस या ऑपरेटर क्या होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन जैसे आपको अगर मैगी बनानी है तो आप पहले पानी को गर्म करेंगे, फिर उसमें मैगी डालेंगे, फिर उसमें मैगी मसाला डालेंगे और फिर नमक डालेंगे, तो ऐसे आपकी मैगी बन जाएगी। और जो मैगी बनाने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो होते हैं मैगी बनाने के इंस्ट्रक्शंस। ऐसे ही हमारी कोडिंग में ऐसी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें हमें फॉलो करके हम कोड को करते हैं सही तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में देखते हैं। जैसे इधर लिखा है दीज आर स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम। जो प्रोग्राम होता है हमारा, जो प्रोग्राम में हम जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं लाइन बाय लाइन, उन्हें कहते हैं इंस्ट्रक्शंस। वो कैसे इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं, जो कुछ टाइप्स के होते हैं इंस्ट्रक्शंस, जैसे टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जैसे इनके नाम है वैसे ही इनका काम है। तो वन बाय वन सबको हम डिस्कस करते हैं आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पहला हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है वो है टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होता है? इसमें हम एक वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करते हैं, किससे? जो उसे यूज करने से पहले हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जिससे कि अगर हम बाद में यूज करें तो हमारे कंपाइलर को पता हो कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। जैसे हमने उसे पहले डिफाइन कर दिया, तो अब हमारा जो कंपाइलर जब आगे उसे रन करेगा तो उसे पता होगा कि ये वो वाला वेरिएबल है जो हमने पहले डिफाइन किया था। तो इसमें कुछ वैलिड स्टेटमेंट्स हम देख लेते हैं। जैसे इधर लिखा है इंट ए इक्वल टू 27। मतलब जो ए वेरिएबल है उसमें 27 स्टोर है। और जो और सेकंड में हमारे लिखा है इंट बी इक्वल टू ए। मतलब जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या है? 27। वो हम बी वेरिएबल में डाल दें, मतलब बी वेरिएबल में स्टोर करा दें। तो हम ये भी स्टेटमेंट वैलिड होती है कि अगर आप अगर दूसरा वेरिएबल मानते हैं और जो पहला वेरिएबल है और उसमें कुछ डेटा स्टोर है, तो आप उसे इस वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हम इसको अपने कोड में लिख कर देखें तो कुछ ऐसे, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे ए, जिसमें हमने कुछ वैल्यू स्टोर करा दी जो है 27, और टर्मिनेटर, और जब एक और वेरिएबल लेट करेंगे वो है बी, और इसमें हमने ए की वैल्यू जो ए था उसकी वैल्यू स्टोर करा दी और इधर लगा दिया टर्मिनेटर। तो हमारे पास देखिए कोई भी एरर नहीं आया, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है। ओके, अब हम एक और वेरिएबल लेट करते हैं जो है इंट सी। जब हमने इसमें ये जो भी हमने वेरिएबल जो माना था उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। इसकी जगह आप 1 को डिवाइड भी कर सकते हैं, 1 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल 1 को, जितने भी नंबर्स होते हैं, इंटीजर वैल्यू होती हैं 1 2 3 -1 -2, आप इन सबको यहाँ पे लिख के ऑपरेशंस को, अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसे भी हम कोड में लिख के देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल माना सी, और उसमें जो बी वेरिएबल था उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो और टर्मिनेटर लगा दिया। तो ये भी हमारी, इसमें भी कोई एरर नहीं आया और ये भी हमारी एक वैलिड स्टेटमेंट है। अब ऐसे ही हमने एक और वेरिएबल माना जो है डी, और उसकी हमने वैल्यू दे दी 1, पर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम था ई, और हमने इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, और ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है। बिल्कुल, ये भी क्या है? एक वैलिड स्टेटमेंट है। इसे हम अब कोड पे रन करके देख लेते हैं कि कोई एरर तो नहीं आ रहा हमारे पास। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लेट किया डी, उसमें हमने वैल्यू मानी 1, और एक हमने किया और कॉमा लगा के एक हमने और वेरिएबल लेट किया ई, और इसकी हमने कोई भी वैल्यू नहीं मानी। तो ये भी, इसमें भी देखिए हमारे पास कोई एरर नहीं आया, और ये भी एक बिल्कुल वैलिड स्टेटमेंट है। ठीक है, अब इतनी सारी वैलिड स्टेटमेंट्स देखने के बाद हम एक इनवैलिड स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। कि हमने माना इंट एक वेरिएबल लेट किया ओल्ड एज। ओल्ड एज एक हमने वेरिएबल लेट किया जिसमें हमने वैल्यू डाल दी 19 या 15। ओके,
अब हमने नेक्स्ट वेरिएबल लेट किया न्यू एज, जिसमें हमने वैल्यू डाल दी ओल्ड एज प्लस ईयर्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एरर आ गया। चलो ईयर्स को भी हम एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं एक और हमने वेरिएबल ईयर्स लेट कर लिया। फिर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है। तो ये एरर कैसे आ रहा है, जब हमने तो ईयर्स को भी डिक्लेयर कर दिया। तो हमने अभी पिछली वीडियो में समझा था कि जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन सिस्टम है वो लाइन बाय लाइन होता है, पर जब हमने ईयर्स जो हमने बाद में डिक्लेयर किया, वो कंपाइलर को तो इससे पहले पता ही नहीं था कि ईयर्स ईयर्स कुछ है जो एग्जिस्ट करता है, कुछ वेरिएबल है। और हमने इसे पहले ही बता दी। जब उसने यहाँ तक तो ठीक था कि हमने ओल्ड एज लिख दिया, न्यू एज में हमने ओल्ड एज डाल दिया, पर जो ईयर्स था वो तो कंपाइलर को अभी पता ही नहीं है। कंपाइलर कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं तो ओल्ड एज तो जानता हूँ, पर ये ईयर्स क्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये हमें एरर थ्रो करेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसे हटा दें, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। तो इस ये अब हमारी वैलिड स्टेटमेंट बन गई। तो हम इससे देख सकते हैं कि जो हमें जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर करना है, अगर वो डिक्लेयर करना है तो जब हम दूसरी बार उसे यूज करें तो उससे पहले डिक्लेयर करो, ना कि जब हमने यूज कर लिया उसके बाद। नहीं तो ये कंपाइलर जो है वो एरर थ्रो करेगा। ओके, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि इनवैलिड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इनवैलिड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को लेट करते हैं, जैसे कि हमने लेट किया a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, इसमें हमने तीन वेरिएबल को लेट किया इंट a b c, और इन सब की जो वैल्यू है a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1। और ये हमारी कंपाइलर ये हमारी कोडिंग में कैसे आएगा कि ये जो 1 की वैल्यू है वो पहले c में असाइन होगी, ये जो 1 की वैल्यू है वो पहले c में असाइन होगी, फिर जो c में जो 1 की वैल्यू है वो आएगी, वो बी में असाइन होगी। ऐसे ही जो बी की वैल्यू है वो फिर असाइन किस में होगी, ए में। तो कुछ ऐसे रन करेगा कोड हमारा। अब इसे हम थोड़ा कोड को रन करके देख लेते हैं हमारे कोड एडिटर पर। चलिए चलते हैं। हम यहाँ पे कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स लिख के देखते हैं, इंट एक्स कॉमा बाय कॉमा जेड टर्मिनेटर, और हमने इसकी वैल्यू लिख दी x इक्वल टू y इक्वल टू इंट x इक्वल टू y इक्वल टू देन z इक्वल टू 1। तो ये भी हमारी जो है स्टेटमेंट वो एक वैलिड स्टेटमेंट होगी। पर अगर हम इस एक लाइन से बचने के लिए अगर हम ये लाइन हटा के हम इसी में अगर इक्वल टू लिख के y इक्वल टू z इक्वल टू 1 लिख के अगर हम इसे परफॉर्म करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा एरर। क्योंकि जब ये जो 1 है जब वो जेड में जाएगा, तो अब उसे कंपाइलर को समझ ही नहीं आ रहा कि पहले से आपने ये जो 1 है वो जेड में जाएगा फिर बाय में जाएगा, और आप एक ही टाइम पे इसको डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी डाल रहे हैं। तो ये कंपाइलर को नहीं समझ आएगा। तो ये एक इनवैलिड स्टेटमेंट है, और ऐसी एरर हमें नहीं करना है अपने कोडिंग में। तो इसे आप हटा के सिंपली इसे आप पहले वेरिएबल्स को लेट करेंगे। पहले हमने वेरिएबल्स को लेट किया, देन हम इसमें वैल्यू डालेंगे। और ये हमारी एक वैलिड स्टेटमेंट होगी। तो आई होप आपको ये वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट समझ में आई होंगी। अब आगे हम चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की।
तो एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन से हमें एक चीज हमारे माइंड में आ रही होगी कि मैथमेटिकल से रिलेटेड। जैसे आपने एरिथमेटिक वर्ड सुना होगा 6 to 10th की मैथ में, या फिर 11 to 12th की और 9th 10th की आपने मैथ में एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस या एरिथमेटिक का मतलब सुना होगा या वर्ड सुना होगा। तो उसमें उसका मतलब क्या होता है कि जो भी मतलब आप उससे प्लस कर रहे हैं किसी फंक्शन, कोई ऑपरेशंस कर रहे हैं, कोई दो फंक्शंस को माइनस कर रहे हैं, किसी दो फंक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो होता है एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस। अब एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में कैसे हम प्लस को यूज करते हैं, कैसे माइनस को यूज करते हैं हमारी कोडिंग में, ये सब है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम इसमें देखते हैं कि जो हमारा ए है, ये जो हमारा ए ऑपरेंड है और जो बी है, जो जिन दो फंक्शंस को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं या डिवाइड करते हैं, उन्हें हम मानते हैं ऑपरेंड। और जिन्हें हम और जो फंक्शन हम उसमें अप्लाई करते हैं, जैसे हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं प्लस, तो जो हमारा प्लस होगा वो होगा ऑपरेटर। जो हमारा प्लस है वो होगा ऑपरेटर। ऐसे ही बहुत सारे एरिथमेटिक फंक्शंस हम लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी है डिवाइडेड डी। तो ऐसे हम बहुत सारे, इसमें से हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा ए है, जो हमारा बी है, जो हमारा सी है, जो हमारा डी है, वो है फंक्शन जिससे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। और जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वो है प्लस, वो है मल्टीप्लाई, वो है डिवाइड। तो ये जो हम जो फंक्शन जो इसमें अप्लाई कर रहे हैं ऑपरेशंस, वो हम इसके द्वारा डिफाइन करेंगे। अब इसमें एक नोट लिखा है जिसके बारे में बात करते हैं। जैसे इधर नोट लिखा हुआ है सिंगल वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड, मतलब जो वेरिएबल है उसे हमें लेफ्ट साइड में लिखना है। और जो भी एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जो भी एरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं जो अभी हम परफॉर्म कर रहे थे, जैसे हमने अभी ए प्लस बी का ऑपरेशन परफॉर्म किया था, तो जो ए प्लस बी का वो एरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो राइट हैंड साइड में लिखना है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे हमने ये जो हमारा ऑपरेशन अभी हमने लिखा था ए प्लस बी, तो उसे हम लिखेंगे ए प्लस बी, और ये हमने लिखा राइट हैंड साइड में। और जो वेरिएबल है, मान लो कि हमने एक्स कोई वेरिएबल माना, तो उसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो यही इस नोट का मतलब है। इसे आप राइट हैंड साइड में नहीं, इसे आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख सकते और इसे आप राइट हैंड साइड में नहीं लिख सकते, नहीं तो जो हमारा कंपाइलर है वो एरर थ्रो करेगा। इसे हम कोड में लिख के देखते हैं कि ये कैसे परफॉर्म करता है। इसके पहले इसे इन सबको पहले हटा देते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम एक वेरिएबल ऐड करेंगे इंट ए इक्वल टू, इसमें हम कुछ वैल्यूज, इसमें कुछ हम एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस करेंगे। पहले हम इसमें कुछ वेरिएबल मान लेते हैं ए बी एंड सी, एंड नेक्स्ट हम एक वेरिएबल मानेंगे इंट एक्स, जिसमें हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे ए प्लस बी, ए और बी और सी के साथ। तो हम इसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी और टर्मिनेटर। तो अब हम देख सकते हैं ये हमारी एक वैलिड स्टेटमेंट हो गई। और ये जो हमने जो भी वेरिएबल था उसे हमने लेफ्ट साइड में लिखा है, और जो भी हमारे पास जो एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस था, जो ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ये हमने राइट हैंड साइड में लिखा है। अगर हम इसे उल्टा करके देखते हैं, अगर हम इसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो हमारा था ए बी प्लस सी इक्वल टू एक्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये एरर थ्रो करेगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस था उसमें कुछ वैलिड और इनवैलिड स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से पहली हमारी जो वैलिड स्टेटमेंट है वो है ए इक्वल टू बी प्लस सी। मतलब जो ए वेरिएबल है उसमें जो पहले जो बी वेरिएबल था और सी वो इसमें स्टोर है, तो हम पहले बी और सी को लेट कर लेंगे फिर इसमें स्टोर कराएंगे। जबकि यहाँ पे हमने देखा था कि जो बी प्लस सी है जिसमें एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो हमारा लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में। जबकि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो जिसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हमें राइट हैंड साइड में लिखना है, और जो वेरिएबल है उसे हमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। पर यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ, तो ये एक वैलिड स्टेटमेंट है।
ठीक है। अब एक और वैलिड इनवैलिड स्टेटमेंट है। अब हम एक और वैलिड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, जो है कि ए हमारा कोई वेरिएबल है और बी हमारा एक ऑपरेंड है और सी हमारा एक ऑपरेंड है, जिसमें एक ऑपरेटर जो है वो मल्टीप्लायर एक ऑपरेटर है और जो इसमें ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो है मल्टीप्लाई का। मतलब ये एक एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये राइट हैंड साइड में लिखा है और ये लेफ्ट हैंड साइड में, तो एक वैलिड स्टेटमेंट हो गई। और यहाँ पे जो हमारे जैसे सी है उसमें जैसे कोई मल्टीप्लाई ऑपरेटर होता है तो वो हम उसे स्टार से डिनोट करते हैं, जबकि जैसे मैथ में यूज करते थे वैसे ही इसमें यूज करते। पर एक जो मैथ में फंक्शन था कि कुछ हम जैसे हमें किसी में मल्टीप्लाई कराना है, जैसे हमें x का y में मल्टीप्लाई कराना है तो हम उसे x y लिख देते थे और बीच में ऐसे डॉट लगा देते थे। पर कोडिंग में ऐसा नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू बी इंटू सी, तो a इक्वल टू बी इंटू सी ये हमारी इनवैलिड स्टेटमेंट होगी इसमें, क्योंकि ये इसमें जो पॉइंट है जी मैथ, अगर हम इसे मैथमेटिकल देखें तो ये ठीक है जो हम अपनी मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, पर यहाँ अगर हम कोडिंग में इसे यूज करेंगे तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हम इसे ऐसे लिखा होता है ये a इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी, तो ये बिल्कुल ठीक था। जो कि इधर लिखा है ये बिल्कुल ठीक है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोडिंग में कभी भी पूरी मैथमेटिकल जो मैथमेटिक्स में अपनी यूज करते हैं वो सारे फंडे यहाँ पे यूज नहीं होंगे। कुछ फंडे हैं जो यहाँ पे यूज होंगे, जैसे कि जो बेसिक से हैं, जो प्लस है, डिवाइड है और जो मल्टीप्लाई है वो यूज होंगे। पर जो हमारे शॉर्ट फॉर्म थे मैथमेटिक्स में, जो शॉर्ट फॉर्म हम लगा देते थे कि हमने उसमें मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाया, वो साइन नहीं लगाया और हमने उसे ऐसे लिख दिया बी इंटू सी, तो ऐसे फंडे हमारे यहाँ पे नहीं चलेंगे। और एक और हमारा ऐसे है कि ए इक्वल टू बी बाई सी, ये भी हमारा वैलिड स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें डिवाइड है और ये भी हमारा एक वैलिड स्टेटमेंट हो जाएगा। अब एक और इनवैलिड स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो है ए इक्वल टू पी की पावर सी। हमने क्या सोच के लिखा, ये हमने ऐसे सोच के लिखा कि ये जो बी है उसकी पावर है सी, पर ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है। ये जो हमने लिखा है, ये जो लिखा है ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है। और बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है कि ये जो परफॉर्म करता है, जो बिटवाइज ऑपरेटर है वो दो ऐसे ऑपरेंड होने चाहिए जो मतलब जो मशीन की लैंग्वेज है जीरोस और वन की, उनके बीच में ये ऑपरेशन परफॉर्म करता है और यहाँ पे ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा। इसके लिए अगर हमें ये पावर के लिए अगर हमें कोई ऑपरेटर यूज करना है तो हमने ये नोट में लिखा है कि पाव, ये पाव मतलब पावर किसकी, एक्स और बाय की, फॉर एक्स टू पावर बाय। और इसके लिए हमें ये वाला फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा अगर हम किसी की पावर को उसमें लिखना चाहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह यूज किया था, ऐसे ही हम इसमें इसका यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह हम एक फंक्शन लिखेंगे POW पाव, ब्रैकेट में दो पैरेंथेसिस लगाएंगे, उसमें हम लिखेंगे x कॉमा बाय, देन उसकी हम पावर कैलकुलेट कर रहे होंगे। इसे हम अपने कोड में लिख के देख लेते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब हम इसे कोड में भी लिख के देखते हैं एक बार। तो जब हम इसके पहले हम एक हेडर फाइल यहाँ पे बना लेते हैं, हैश इंक्लूड math.h। तो इस हेडर फाइल में क्या होगा, जो भी ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म करेंगे वो इजीली परफॉर्म हो जाएंगे। और बहुत से जो केवल इसे लिखते हुए नहीं हो रहे थे, जैसे ये POY जो हम अभी लिखेंगे, वो POW जो अभी लिखेंगे तो वो इसी से इसमें परफॉर्म होगा। तो चलिए इसे करके देखते हैं। जो हमने पावर वाला बताया था तो उसके लिए हम यहाँ सिंपली लिखेंगे इंट पावर इक्वल टू POW, जो पावर है वो हमने एक वेरिएबल माना, POW पैरेंथेसिस लगाएंगे, इसमें हम लिखेंगे B कॉमा C, जिसकी हमें पावर निकालनी है। अब हम इसे टर्मिनेटर लगाएंगे और इसे हम जब प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ, इसे हम जब प्रिंट कराएंगे तो इसमें हम %d, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू होगी, और जो वेरिएबल है पावर,
और जब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, तो हमने जब इसे प्रिंट कराया तो हमारे पास आया 1, जो कि बी और सी किसके 1 के इक्वल टू था। तो बी, जब अपन बी की पावर सी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 1। तो ऐसे ये हमारा परफॉर्म हो गया। ऐसे अब आगे हम बात करते हैं और भी चीजों के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के। अब हम एरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में एक और ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है मॉड्यूलर। अब ये मॉड्यूलर क्या होता है? मॉड्यूलर ऑपरेटर कुछ ऐसे दिखता है। ये परसेंटेज, आपने परसेंटेज का साइन बना दिया, ये है मॉड्यूलर का साइन। अब ये मॉड्यूलर क्या होता है? इसे मॉड्यूलो भी कहते हैं। तो जब आप थ्री का मॉड्यूलो निकालेंगे 2 के रिस्पेक्ट, तो आपके पास 1 आएगा। मतलब ये जो 1 आया वो रिमाइंडर है। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे कि जो भी रिमाइंडर आएगा वो है 1। तो मॉड्यूलर क्या करता है? जो भी हमारे पास रिमाइंडर निकल के आता है उसको वो लिखता है। उसका जो आउटपुट है वो एक रिमाइंडर है। ऐसे ही जब हमने माइनस में अगर हम वैल्यू को करेंगे, माइनस में अगर हम किसी का मॉड्यूलो निकालेंगे तो हमारे पास जो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी माइनस में आएगा। यानी माइनस में 1 जो हमारा आया है वो भी, अगर माइनस में हम किसी के साथ मॉड्यूलो किसी का निकालेंगे तो वो माइनस ही में आएगा, और प्लस में निकालेंगे तो प्लस में आएगा। तो चलिए इसे भी कोड पे एक कुछ करके देख लेते हैं इसको। अब हम इसका मॉड्यूलो निकालते हैं। जैसे कि हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल कोट्स परसेंटेज टी, और इसमें हम मॉड्यूलो जिसका निकालेंगे, मान लीजिए हम 3 का मॉड्यूलो निकालेंगे 2 के रिस्पेक्ट। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास आउटपुट आया 1, यानी कि हम जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो है 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इजीली 1 प्रिंट होके आ गया। ऐसे ये अगर हम इसे माइनस में लिख दें, अगर -3 लिख दें, -3, और जब हम इसको रन करके देखेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो माइनस में आएगा। तो कुछ इस तरह से जो एरिथमेटिक ऑपरेटर है, जो मॉड्यूलर ऑपरेटर है एरिथमेटिक फंक्शन का, तो वो कुछ ऐसे काम करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हमारा है टाइप कन्वर्जन। मतलब कि जब हम किसी इंटीजर जो नंबर है उसको किसी इंटीजर नंबर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे, तो उसमें हमेशा जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीजर वैल्यू। और जब हम किसी इंटीजर का फ्लोट के साथ, चलो इसे पहले छोड़ो, इसे जब हम फ्लोट के साथ किसी एक और फ्लोट का जो ऑपरेशन कराएंगे तो वो हमारी वैल्यू आएगी फ्लोट। और जब अगर हम किसी एक इंटीजर वैल्यू का हम एक फ्लोट वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो वो आता है फ्लोट। क्योंकि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे, उसमें हमने देखा था कि इंटीजर में जो बाइट्स थी वो थी 2, और जो फ्लोट में थी जो 4। तो कंपाइलर क्या करता है कि जिस कंटेनर में ज्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हैं उसको एज ए आउटपुट आपको दिखाता है। जैसे अगर हम इंट की, हमारी जो बाइट है, इंट में जो कम डेटा स्टोर हो सकता है और फ्लोट में ज्यादा स्टोर हो सकता है, जब हम इंट और फ्लोट का ऑपरेशन कराएंगे तो कुछ एक बड़ी वैल्यू आएगी जो कि इंटीजर में तो जा नहीं सकती, क्योंकि इंटीजर में केवल 2 बाइट की मेमोरी होती है। फ्लोट में मेमोरी इंटीजर के अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए जो डेटा स्टोर होगा वो होगा फ्लोट में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसे थोड़ा कोडिंग करके देख लेते हैं इसकी, कि ये कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए करते हैं। अब जब हम इसका कोड करके देखेंगे तो इसमें हम पहले लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज टी, और इसमें सबसे पहले हम एक इंटीजर वैल्यू की, एक इंटीजर ऑपरेंड को दूसरे इंटीजर ऑपरेंड के साथ जो ऑपरेटर हम यूज करेंगे वो है मल्टीप्लाई, और उन दोनों को करके देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या आती है। वैसे हमने जो पढ़ा तो उसके हिसाब से हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए। देखते हैं कोड में क्या आती है। हम एक लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 5, इधर लगाते हैं टर्मिनेटर। अब इसको जरा रन करके देखते हैं। हमने जब इसको रन करके देखा तो हमारे पास आया 15, यानी 15 क्या है? एक इंटीजर वैल्यू।
हम अब लिखते हैं 3.0। अब हम एक फ्लोट को इंटीजर के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो हमने इंटीजर लिखा 2, और जब इसको हम रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास इधर 0 आया, क्योंकि हमने इधर परसेंटेज, जो हम डेसिमल में वैल्यू चाहते थे, तो हम इधर लिखेंगे %f। अब इसे जरा रन करा के देखते हैं। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई 0.6000, यानी जो हमारे बाय डिफॉल्ट जो फ्लोट में वैल्यू आती है वो आई, और जो 6 है वो आई। तो हमने देखा कि जब हम एक इंटीजर को एक फ्लोट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो हमें क्या मिल रही है, एक फ्लोट वैल्यू, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। और जब हम एक फ्लोट के साथ दूसरे फ्लोट को ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। इसे हम रन करके देखते हैं, तो वापस हमें एक फ्लोट वैल्यू मिली। तो हमें इससे समझ में आएगा कि जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिलती है एक इंटीजर वैल्यू, और जब हम एक फ्लोट को दूसरे फ्लोट के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो हमें मिलती है एक फ्लोट वैल्यू। और जब इंटीजर को और एक फ्लोट को दोनों के बीच में एक ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं तो हमें हमेशा फ्लोट वैल्यू मिलती है। और ये फ्लोट वैल्यू हमें क्यों मिलती है, क्योंकि जो इंट की मेमोरी होती है वो कम होती है किसके, फ्लोट के बजाय, क्योंकि फ्लोट में 4 बाइट्स होती है, इंट में 2 बाइट्स होती है, जैसा कि हम पहले अपने डेटा टाइप्स में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे देखें फिर इसे देखें, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर होंगी। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस में ऑपरेटर प्रेसिडेंस। अब ये जो बड़े बड़े शब्द हैं, प्रेसिडेंस, इंस्ट्रक्शंस, अब इनको आपको बिल्कुल रटना नहीं है, ये आगे चल के आपको बहुत जल्दी से याद होते जाएंगे। और आपको जो इतने सारे नोट्स को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि सारी पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो आपको मैं एक नंबर आपको नीचे शो हो रहा होगा, उसमें आप मैसेज करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं, या मेरी जो वर्चुअल कोड की कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसमें अपने आप को ऐड कर सकते हैं इस नंबर पे मुझे मैसेज करके। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता क्या है, प्रेसिडेंस, तो इसमें क्या होता है कि जो पहले प्रायोरिटी देखी जाती है कि पहले किस ऑपरेटर को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलर को। ये आप ऐसे समझ सकते हैं, इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैथ में होता था हमारे बोर्ड मास, जैसे हमारे मैथ में होता था बोर्ड मास, इसमें हम जिससे हमें पता चलता था कि हमें पहले ब्रैकेट लगाना है, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट। तो इससे ऐसे ही कुछ इसी तरह से हमारे पास है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस की किसके, ये एक प्रकार का बोर्ड मास है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले आपको मल्टीप्लाई का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड का, फिर आपको मॉड्यूलर का। ऐसे ही इसके बाद आता है प्लस और माइनस। ठीक है, एंड देन इसके बाद आता है इक्वल टू। ठीक है, तो आपके पास एक ऐसा कुछ सवाल आपके पास आएगा कि x इक्वल टू 4+9 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, पहले आप इसमें प्रायोरिटी देखेंगे। पहले आप इसमें क्या देखेंगे, प्रायोरिटी। तो इसमें हमें प्रायोरिटी पहले दिखती है कि हमें किसे सॉल्व करना है। पहले हमें जो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, तो सबसे पहले आप इसका 4, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस जो 9 इंटू 10 है, पहले आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 का जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90। ठीक है, और जब आप इसे कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 94। अब हम इसे अपने कोड में करके देख लेते हैं कि हमने जो कैलकुलेशन की है, जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से हमने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक है कि गलत है। तो हम इसे अब अपने कोड पे लिख के देख लेते हैं। इसे हम अपने कोड पे करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम हटाते हैं इसे। ठीक है, तो अब हम प्रिंट एफ डबल कोट्स परसेंटेज डी हमारा लिखा था 4+9 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब इसे हम जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे पास वही आंसर आता है कि नहीं आता है जो हमने कैलकुलेशन की थी। तो देखते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आया 94। ठीक है, तो यानी हमारी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल ठीक थी। अब आगे उसके एक और सवाल था, हम उसे सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट था x=4। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है x=4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसे तो आप ये एक ही प्रेसिडेंस है, तो इसे आप इसके आगे हम एक पढ़ेंगे कि हमें एक लेफ्ट से राइट की तरफ चलना है। हमें कैसे चलना है? लेफ्ट से राइट की तरफ। अगर एक ही प्रायोरिटी के एक ही प्रेसिडेंस के एक ही साथ और जो ऑपरेटर्स हैं वो आ जाए, तो इसमें देख लिया आप, इसमें आपको मल्टीप्लाई का साइन भी दिख रहा है, इसमें आपको डिवाइड का साइन भी दिख रहा है, और इसमें भी ये दोनों है। तो अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ्ट से राइट की ओर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। अब डिवाइड बाय 6, तो ये हो जाएगा 2। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो हमारा फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो अब हम इसे अपने कोडिंग में करके देख लेते हैं कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। अब हम इसे हटाते हैं और पुराना जो हमारा दूसरा सवाल था उसे लिखते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2। और इसे हम रन करा के देखते हैं कि हमारा पुराना जो हमने कैलकुलेशन की थी वो आंसर ठीक है कि गलत है। कोड करा के देखते हैं। देखिए हमारा जो आंसर आया था 4, वही यहाँ पे आया। तो यानी कि हमें क्या करना है, जब भी एक ही प्रेसिडेंस के एक ही प्रायोरिटी के एक साथ लिखे हों तो हमें लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। और अगर अलग अलग प्रायोरिटी, जैसे पहले जो मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलर वो सबसे पहले आता है, फिर देन उसके बाद हमें सॉल्व करना है प्लस एंड माइनस, देन उसके बाद हमें इक्वल टू का साइन सॉल्व करना है। मतलब इक्वल टू का मतलब होता है कि आप उस जो डेटा है उसको उस वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वही यहाँ पे हमने दूसरा देखा एसोसिएटिविटी। ये इसी को कहते हैं एसोसिएटिविटी, कि हमने पहले अगर एक ही फॉर सेम प्रेसिडेंस, मतलब कि एक ही प्रेसिडेंस के जो ऑपरेटर्स हैं वो एक साथ आ जाएं, तो उसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ लिखेंगे, जो हम अभी सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने दो इंस्ट्रक्शंस के टाइप कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहला था डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने देखा था कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करना है देन उसको यूज करना है। और सेकंड जो था हमारा अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जिसमें हमने प्लस के बारे में पढ़ा था, माइनस के बारे में पढ़ा था, और भी बहुत सारे जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। ऐसे ही अब हमारा थर्ड जो है वो है कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। इसमें यह क्या है, यूज टू डिटरमाइन फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम का फ्लो है कि वो कैसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, कि पहले सेकंड लाइन फिर फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, तो ऐसे कुछ इसके अंदर आता है कि हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं। तो देखिए पहला हमारा है सीक्वेंस सीक्वेंस कंट्रोल। अब जो पहला सीक्वेंस कंट्रोल है, तो इसे हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस कंट्रोल का मतलब क्या है, कि पहले हमारी जो पहली लाइन आएगी वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी, और जो सेकंड आएगी वो एग्जीक्यूट होगी। मतलब एक के बाद एक के बाद एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब सीक्वेंस में एक सीक्वेंस के फ्लो में एग्जीक्यूट होगी। तो ये होता है सीक्वेंस कंट्रोल। अब जो हमारा डिसीजन कंट्रोल है, लूप कंट्रोल है, केस कंट्रोल है, इन तीनों को हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इनके बारे में बहुत ही विस्तार में पढ़ेंगे। क्योंकि ये तीनों को मिलाकर और ये हमारे जो और भी हमने जो अभी शुरू में पढ़ चुके हैं, इन सब को मिलाकर हमारी जो सी है उसका बेसिक तैयार होता है। तो बेसिकली मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि इनके बारे में होता क्या है। डिसीजन कंट्रोल में हम पढ़ते हैं इफ एल्स की कंडीशंस, जो हम आगे अपनी वीडियो में पढ़ रहे होंगे। और लूप कंट्रोल का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई भी एक चीज को एक सेम लाइन में लिखकर उसे बहुत बार प्रिंट कराना है, मतलब कई बार प्रिंट कराना है, तो उसे हम पढ़ेंगे लूप कंट्रोल में, जिसमें आता है फॉर लूप, व्हाइल लूप, मतलब ऐसे फॉर व्हाइल लूप, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा थर्ड है केस कंट्रोल, इसमें कुछ केसेस होते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं कि अगर कि आज
संडे है तो आज हमें कॉलेज नहीं जाना है, और अगर मंडे है ट्यूसडे है तो हमें कॉलेज जाना है। तो इसमें केस आ गया कि अगर संडे है तो हमें कॉलेज नहीं जाना है, और जो मंडे ट्यूसडे उनमें हमें कॉलेज जाना है। तो इसे हम कैसे कोडिंग के माहौल में ढालेंगे, उसे हम समझेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और डिसीजन कंट्रोल क्या होता है कि जैसे आज बारिश हो रही है तो हम छाता लेके जाएं कि नहीं जाएं, हमें इसमें डिसीजन लेना होता है। तो इन तीनों के बारे में आगे वीडियो में पढ़ेंगे, और सीक्वेंस कंट्रोल हम आगे पीछे वीडियो में अपनी पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो पार्ट 2 का जो पहला पार्ट था, जो था इंस्ट्रक्शंस, जो पहला टॉपिक था वो हम अपना क्लियर कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, वो है ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स जिन्हें अभी हम यूज भी कर चुके हैं, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, ये सब हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो अभी हम यूज कर चुके हैं, कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। और दूसरा है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तीसरा है लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। इन ये जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर हम आने वाली अपनी वीडियोस में पढ़ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। अब पहला हमारा जो ऑपरेटर है, जो जो जैसा कि मैंने कहा था कि अरिथमेटिक तो हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि ये दो दो जो ऑपरेंड हैं उनके बीच में आपको रिलेशन बताएगा। आपसे पूछेगा कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से बड़े हैं कि नहीं है। ये आपके सामने एक क्वेश्चन, एक प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो आपको लगाएगा। तो इसका मतलब होता है कि इक्वल टू अगर हम 2 बार लिख दिया और एक भी स्पेस नहीं दी, तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है। तो उसमें एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है। और ये है ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू। ये है लेस देन इक्वल टू। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसका मतलब होता है नॉट। और इक्वल टू मतलब कि ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है। और इसका मतलब होता है कि ये जो एक ऑपरेंड है वो दूसरे के इक्वल है, और इस वाले का मतलब होता है कि ये इसके इक्वल नहीं है। अब हम इसे थोड़ा कोड में लिख के देखते हैं अपने कि कैसे इन्हें यूज करते हैं। चलिए अब हम इसे कोड करके देखते हैं, और इसमें कंपाइलर से कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कंपाइलर हमारा क्या आंसर देता है। वैसे हम अभी बहुत सारे क्वेश्चंस अभी पेपर में करके आ चुके हैं, इसलिए अब हम थोड़े कंपाइलर से क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल कोट्स, इसमें लिखेंगे परसेंटेज डी। अब हम उससे पूछेंगे कि ये जो 4 है वो 4 के बराबर है या नहीं। चलिए पूछ के देखते हैं कि हमारा कंपाइलर क्या आंसर देता है। तो हमारे पास 1 आया। अब इस 1 का मतलब क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ट्रू और जो फॉल्स, वो ऐसे थोड़ी आपको कि उसमें ट्रू लिख के दे देगा, आपको फॉल्स लिख के दे देगा। अगर वो जो स्टेटमेंट आपने लिखी है अगर वो ट्रू है तो उसकी जगह आपके पास लिख के आएगा 1। और जो भी स्टेटमेंट है अगर वो रॉन्ग है तो उसकी जगह आपके पास लिख के आएगा 0। जैसे कि मैंने ये 4 इक्वल टू 4 मतलब 4 के बराबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। तो ट्रू के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या लिख के आया? 1। अगर हम इस 4 की जगह अगर हम इधर लिख दे 3 और अब इसे रन करा के देखें तो देखते हैं क्या आता है। अब हमारे पास लिख के आया 0, यानी कि ये स्टेटमेंट जो लिखी हुई है हमने वो रॉन्ग है। अब ऐसे ही हम और भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा था ग्रेटर देन ऑपरेटर। तो अब हम इसे रन करा के देखते हैं, तो हमारे पास आया 1 लिख के, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, जो 4 है वो 3 से बड़ा है। अब हम इसे अगर 3 की जगह भी 4 लिख के देखते हैं। अब हम इस स्टेटमेंट को रन करा के देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो अब हमारे पास आया 0, क्योंकि 4 के बराबर बराबर नहीं हो सकता। 4 मतलब 4 के बराबर तो हो सकता है, 4 से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम इसे जब रन करा के देखेंगे तो हमारे पास आएगा 1, क्योंकि या तो ये इससे ग्रेटर देन हो या इसके बराबर हो। तो ये 4 के बराबर है, इसलिए यहाँ पे आ गया 1। अब इसे हम
तीसरे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। थोड़ी जबान फिसल रही है पर आप एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे लगाएंगे लेस देन और 4 की जगह लिखेंगे 3। अब इसे रन करा के देखते हैं तो हमारे पास आया 0 लिख के, मतलब कि जो 4 है वो लेस देन थोड़ी है, जो हमारी स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। तो अगर हम 3 की जगह लिख देंगे 5 और अब इसे रन करा के देखेंगे तो ये हमारी जो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रिंट हो गया 1, यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। अब एक और हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ा था जो कि था नॉट इक्वल टू। नॉट के लिए हम साइन लगाते हैं एक्सक्लेमेशन वाला और इक्वल टू के लिए इक्वल टू। इनके बीच में जो रहता है वो गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनके बीच में कभी भी गैप नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि हमने, अब इसमें क्या होगा, इसमें इसके अपोजिट होगा। इसमें जैसे कि 4 5 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये ट्रू है। ये जो इसका मतलब क्या है, इस ऑपरेटर का मतलब कि ये इसके बराबर नहीं है। अगर आपको इसे देखना है कि ये सही है कि गलत है, तो इस स्टेटमेंट को हम जरा रन करा के देखते हैं कि ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू है कि रॉन्ग है। तो जब हमने इसे रन कराया तो हमारे पास आया 1। आउटपुट में क्या आया, प्रिंट होके आया हमारे पास 1, यानी कि ये जो 4 है जो 5 के बराबर नहीं है, यानी कि ये ट्रू है। तो इस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो इक्वल टू के टोटल अपोजिट है। यानी कि जब इसमें कोई भी स्टेटमेंट अगर कोई भी स्टेटमेंट एक दूसरे के बराबर नहीं है तो वो ट्रू होगा, क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि ये इसके बराबर नहीं है। और अगर कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसके लिए आएगा 1, और अगर ये स्टेटमेंट अगर ट्रू नहीं होगी तो यहाँ आएगा 0। जैसे कि अगर मैं इधर लिख दूं 5 की जगह मैंने लिख दिया 4, तो अब इसे रन करा के देखते हैं। अब जब हमने इसे रन कराया तो हमारे पास आया 0, यानी कि 4 के बराबर नहीं है, ये हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसमें तो लिखा है 4 इक्वल टू 4, पर हमने यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया है कि ये इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको रिलेशनल जो ऑपरेटर है वो इजीली समझ में आए होंगे। अब हम आगे और भी ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होते हैं, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। अब इनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे कि आपने इन्हें फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा कि जब इसमें आपने लॉजिक गेट्स पढ़े होंगे तो उसमें आते हैं एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। तो इसमें क्या होता है, इनमें इन तीनों की टेबल बनती है। इसमें दो दो स्टेटमेंट होती है, या तो पहली स्टेटमेंट में वो काम हो रहा होगा, दूसरे में भी अगर वो काम हो रहा होगा, और या तो पहले में वो काम हो रहा होगा, दूसरे में नहीं हो रहा होगा, या दोनों में नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ टेबल्स बनती थी, जिसमें से एंड की जो टेबल बनती थी उसमें उसमें कुछ ऐसा होता था कि इसमें अगर एक स्टेटमेंट में हमारे लिखा है 0, एक स्टेटमेंट और उसमें भी लिखा है 0, तो हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो भी आएगा 0। अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट में भी अगर 1 है, अगर एक स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है यानी कि 1 है, ठीक है, तो अगर हमारी एक स्टेटमेंट भी 1 है तो उसकी जगह भी हमारे पास क्या आएगा, 0। क्योंकि यानी एक स्टेटमेंट भी अगर हमारी 1 होगी तो उसमें भी 0 आएगा, क्योंकि हमारे पास दोनों जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होनी चाहिए। यानी अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट जब ट्रू है जब ही हमारे पास 1 आएगा, नहीं तो अगर एक ट्रू है एक एक फॉल्स है तो उसमें हमारी उस कंडीशन में एंड के लिए हमारे पास नहीं आएगा 1, उसमें फॉल्स ही आएगा। जैसे कि हम इसे कोड पे लिख के देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम इसमें लिख के देखते हैं कि हम इसमें लिख के देखते हैं दो स्टेटमेंट, एक को लिखते हैं ट्रू और दूसरी को भी लिखते हैं ट्रू। देखते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। पहले हमने स्टेटमेंट लिखी 4 इक्वल टू 4 एंड एम्परसेंड, जो कि एंड ऑपरेटर का हम जो साइन था एंड ऑपरेटर का वो हम यूज कर रहे हैं एम्परसेंड। इधर थोड़ा गैप दे दें, ठीक है, स्पेस दे दिया। अब एक और स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रू वाली की 5 ग्रेटर देन है 4 के। अब इसे हम जरा रन करा के देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है आउटपुट में।
तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे आउटपुट में आ गया 1, यानी कि हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, तो हमारे पास 1 आ गया। अब अगर इसमें से कोई एक भी रॉन्ग है, अगर हम यहाँ 4 की जगह 3 लिख दें, जिससे हमारी ये वाली स्टेटमेंट है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गई, एक जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इसमें हमने जो अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा कि अगर एक भी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो वहां पे रॉन्ग ही आएगा। अब देखते हैं इसे रन करके कि हमने जो पढ़ा वो ठीक पढ़ा कि गलत पढ़ा। ठीक है, तो हम इसे रन करा के देखते हैं। देखिए, तो हमारे पास आ गया 0, यानी कि उसने बता दिया कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी कि अगर एक भी स्टेटमेंट अगर गलत है तो वो वहां पे आउटपुट में 0 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम अगर बात करते हैं और गेट की, तो और गेट में क्या होता है कि अगर अगर हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख ली, अगर उसमें कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो हमारे पास आउटपुट में ट्रू ही आएगा। ठीक है, अगर इसमें क्या हो रहा था, इसमें अगर एक भी स्टेटमेंट गलत हो रही थी तो उसमें ट्रू नहीं आ रहा था। और उसमें और गेट में क्या होगा, अगर हमने बहुत सारी स्टेटमेंट्स लिख ली, अगर उसमें से कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो वो आउटपुट में हमारे 1 आएगा और ट्रू हो जाएगा। अब इसे और के लिए हमने लगाया था, और के लिए हम लगाएंगे ऐसे पाइप के आकार का, ये दो ऐसे डंडे हमने लगा लिए पाइप के आकार के। ये इसका मतलब हैगा ये कि और ऑपरेटर है ये। ठीक है, और इसमें हमने क्या लिख दिया कि अभी हमने इसमें से 4 जो है 3 के इक्वल नहीं है, ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है, पर हमने एक ट्रू स्टेटमेंट लिख दी, 5 जो है वो 4 के बड़ा है। तो अब हम इसे जब रन कराएंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए, क्योंकि एक स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। तो हम जब इसे रन कराएंगे तो हमारे पास देखिए आ गया 1, यानी कि हमारी ये स्टेटमेंट पूरी ट्रू है। जो हमने पढ़ा है, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसे भी अगर मैं रॉन्ग कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा कि हम इसे लेस देन कर देते हैं 4। ठीक है, अब हम इसे जरा रन कराते हैं तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। हमारे पास आया है 0, क्योंकि हमारी दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो दोनों के लिए 0 आ गया। और अगर उसमें से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो उसके लिए 1 आएगा। अब हम बात करते हैं नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर क्या होता है कि नॉट ऑपरेटर उसका अपोजिट कर देता है। जो भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, जैसे हमारी कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसको रॉन्ग कर देगा। ठीक है, तो यही होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप कि आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। अब हम आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अब हमारे पास एक टेबल है जिसमें कुछ ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के हिसाब से उन्हें उस टेबल में रखा हुआ है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटर सबसे ऊपर आता है, कौन सा ऑपरेटर नीचे। तो सबसे पहले हमारा हमारा आता है नॉट ऑपरेटर। सबसे पहले हमारा आता है नॉट ऑपरेटर। फिर आते हैं हमारे ये मल्टीप्लाई और ये स्लैश वाले, ये आते हैं हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आते हैं फिर। ठीक है, प्लस माइनस। और देन हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, जो अभी हमने पढ़े थे। हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, देन हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, जो है एंड और नॉट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास कुछ। अब इसे भी याद करने के लिए आपको इन्हें रटना नहीं है, इन्हें आपको सिंपली ऐसे याद करना है कि जो सबसे ऊपर है वो है नॉट ऑपरेटर, और सबसे जो नीचे है वो है इक्वल टू वाला। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब जो है, और जो बीच में जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो रिलेशनल, जो वो लॉजिकल ऑपरेटर से ऊपर है। ठीक है, और जो बस आपको इतना ही याद रखना है और आपको ये समझ में आ जाएगी, और इसमें कोई भी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको ये पीडीएफ नोट्स इजीली मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको नीचे एक नंबर शो हो रहा होगा, उसमें आप मुझको मैसेज करके मुझसे पीडीएफ नोट्स मांग सकते हैं, और आप वर्चुअल कोड की जो कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी, उसमें ऐड हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमने जो अभी तक जितनी चीजें पढ़ी हैं वो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएं। ठीक है, जिससे हम उन चीजों को भूले नहीं। तो चलिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ अ नंबर इज डिविजिबल या डिवाइजिबल बाय 2 और नॉट। जो हमारा नंबर है, जो हमें एक इनपुट लेना है यूजर से, वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको ये चेक करना है। तो इसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, आपने अभी थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाना है। आपने अभी पढ़ा था मॉड्यूलो ऑपरेटर।
ठीक है, तो वो क्या कर रहा था, वो आपको रिमाइंडर निकाल के दे रहा था। अगर हम किसी भी नंबर है, जैसे कि 4 है, उसका हम मॉड्यूलो निकालेंगे 2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब हम 2 के रिस्पेक्ट में इसका मॉड्यूलो निकालेंगे तो आएगा 0, क्योंकि ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, तो हमारे पास जो मॉड्यूलो आएगा वो आएगा 0। तो ऐसे ही अगर हम 5 का मॉड्यूलो निकालते हैं 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसमें हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1, यानी कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी कि 1 आ रहा है। ऐसे ही अब हम इसके लिए हम थोड़ा लॉजिक लगा के एक प्रोग्राम लिखेंगे, जिससे कि हम उसमें बताएंगे कि अगर हम किसी का भी अगर 2 से डिवाइड करने पर अगर मॉड्यूलो 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। है, अगर वो 0 नहीं आ रहा है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसलिए हम इस स्टेटमेंट को उसमें लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। चलिए इसे कोड करके देख लेते हैं। हम इसे अब कोड करके देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे बना। हम पहले यहाँ पे कुछ कमेंट्स लिख लेते हैं कि हम प्रोग्राम किस लिए बना रहे हैं। कमेंट्स लिखने में मुझे बहुत मजा आता है, आपको भी आएगा। कमेंट्स हम लिख लेते हैं कि चेक a number which is divided by 2। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे %d, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम इसमें हम अगर हमें निकालना है कि 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मॉड्यूलो 0 आएगा किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल मानेंगे इंट x। ठीक है, और हम यूजर से एक इनपुट ले लेंगे कि प्रिंट एफ। सबसे पहले हम उसमें लिख के दिखाएंगे कि प्रिंट एफ, यूजर से कहेंगे कि आप इसमें कुछ एक नंबर एंटर करो जिसको हम चेक करें कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एंटर नंबर, देन हम उससे उस नंबर को एंटर करने के लिए इनपुट लेंगे उस नंबर को। तो स्कैन एफ, ये सब मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें। स्कैन एफ डबल कोट्स अंदर आएंगे, डबल कोट्स, और यहाँ पे हम लिखेंगे %d। ठीक है, एम्परसेंट x। ठीक है, अब जो हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, जो हमें कंडीशन यहाँ पे लिखनी है कि किस कंडीशन से जो हमारा जो नंबर है वो हमें पता चलेगा कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उस नंबर का जो हमने माना था x, उसका हम मॉड्यूलो निकाल देंगे 2 से, जो कि बराबर यानी इक्वल टू किसके, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर वो 2 के डिवाइड होगा या 2 से डिवाइड होगा तो हमारे पास बनाएगा, यानी कि वो ट्रू है, वो 2 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर जो यूजर हमें इनपुट में देगा। और अगर हमारे पास 0 आ रहा है तो वो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए इस छोटे से प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। अब देखिए हमारे पास हम एज ए यूजर इसमें एक नंबर एंटर करते हैं जो कि है 4। ठीक है, तो अब हम इसे दबाएंगे तो हमारे पास आया 1, यानी कि जो 4 है वो 2 से टोटली डिवाइड हो रहा है। जब हम 4 से 2 का डिवाइड करेंगे, जब हम 4 में 2 का डिवाइड करेंगे, सॉरी, 4 में जब 2 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट में आएगा 1, क्योंकि वो टोटल 0 हो जाएगा। यानी कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। 1 क्या डिनोट कर रहा है कि ये जो स्टेटमेंट है, जो आपने ये नंबर दिया है वो पूरी तरह से 2 से डिवाइड हो रहा है, और आपने जो कहा था कि 2 से डिवाइड हो, वो नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो वो बिल्कुल सही बात है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर हम इसमें एक और दोबारा से हम इसको रन करा के देखें
और अब हम इसमें नंबर लिखें 5। ठीक है, अब हम इसे जब एंटर दबाएंगे तो 0, यानी कि ये 5 है वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जो बन चुका है, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। जैसे कि आप अगर एग्जाम्स में सीटी अगर आप देते हैं, कॉलेजेस के सीटी पीयूटी देते हैं, तो उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, या आपकी प्लेसमेंट्स में आपको आपकी इंटर्नशिप में आपसे ऐसे एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो अब इसी में अगर आपको लिखना हो कि आपको एक और क्वेश्चन आ जाए कि आपको चेक करना है कि वो इवन है कि ऑड है, ऐसे ही अगर उसका मॉड्यूलो अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो इवन होगा, है। ठीक है, अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑड। तो हम इसमें इसी में हम इवन ऑड वाला प्रोग्राम भी बना सकते हैं। चेक का नंबर विच इज इवन और ऑड। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम उससे एक नंबर इनपुट लेंगे, वही सेम प्रोग्राम हमारा चलेगा, और हम उससे इनपुट लेंगे, नंबर इनपुट, और इधर हम लिख देते हैं कि हमारा इवन कब होगा और ऑड कब होगा। तो यहाँ पे इवन हमारा जब होगा इफ हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, अगर हमारे पास आउटपुट में 1 आता है, ठीक है, तो वो होगा इवन। ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट में 0 आता है तो वो नंबर होगा ऑड। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि अगर हम आउटपुट में अगर 1 आएगा तो हम समझ लेंगे कि वो इवन आया, और 0 अगर आया तो समझ लेंगे ऑड आया। अब हम ऐसे ही अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, सेम प्रोग्राम बनेगा इवन ऑड के लिए भी, क्योंकि इवन जब आएगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, जो भी नंबर होगा इवन तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, और जो ऑड होगा वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम इस कोड को रन करते हैं। अब हम जब इसमें हम कोई भी नंबर डालते हैं, जैसे कि हम डालते हैं 26। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास आ गया 1, यानी कि ये एक इवन नंबर है। और अगर हम इसकी जगह अब हम दोबारा जब इसे रन कराएंगे तो अब हम इसकी जगह अगर हम डालते हैं 27, ठीक है, तो जब हम इसे रन कराएंगे तो हमारे पास आ गया 0, यानी कि ये एक ऑड नंबर है, जैसा कि हमने अपनी कमेंट में पहले भी डिनोट कर दिया। तो इजीली हम इससे अपने ऑपरेटर्स को यूज करके, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम बहुत सारे प्रोग्राम्स बना सकते हैं। और कैसे हम इन नॉट लॉजिकल जो हमारे ऑपरेटर्स थे, जो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, उन्हें हम आगे भी अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी हम बात कर रहे होंगे। तो हमारी वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आने वाली वीडियोस हमारी बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्ञान से भरी होने वाली हैं। तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में भी हमारे चैनल को जरूर शेयर करना, जिससे कि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो थैंक यू।